गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 22 सिंपैथोलाइटिक्स और सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 3 कैटेगरी ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग देखे थे। आज हम देखेंगे 4th कैटेगरी ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो इसमें 4th कैटेगरी आती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और हम इसे बोल सकते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, स्पेशली अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो फर्स्ट हम आज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को पहले डिस्कस करते हैं। दिस ड्रग एंटागोनाइज द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो ये कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये क्या करते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बैठ जाते हैं और उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है लाइक एड्रेनालिन और जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन, उसका सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट ब्लॉक करने का काम ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में फर्स्ट आएगा बीटा हेलो अल्काइलामीन्स, इसमें आएगा डाइबेनामीन, उसके बाद फिनॉक्सीबेंजामीन, सेकंड आएगा नेचुरल एंड डाइहाइड्रेटेड एर्गोड अल्कोलाइड्स, इसमें आएगा एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव में आएगा एग्जाम्पल टोलाजोलिन और पेंटोलामीन। उसके बाद मिसेलिनियस कैटेगरी में आएगा डाइबेंजाजेपिन और क्लोरप्रोमासिन। अभी हम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को स्टडी करते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स सिलेक्टिवली ब्लॉक्स द एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स एक्टिंग ऑन इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन्स के जो एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स है उसे ब्लॉक करने का काम जो है ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटागोनिस्ट करते हैं। आइदर वो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर रहे या बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर रहे, वो अल्टीमेटली इफेक्टर ऑर्गन्स को जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आइदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिल रहे हैं या फिर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग से मिल रहे हैं, उन्हें ब्लॉक करने का काम जो है ये हमारे सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स करते हैं। अब ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स लेना ज़रूरी क्यों है, उसके पीछे बहुत रीज़न है। ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट हम बोल सकते हैं, या फिर हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। ये रीजंस के वजह से हमें सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नॉर्मल पर्सन में कोई ज़रूरत नहीं है हमें सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स लेने की। ये कब होता है पॉसिबल, जब हमें कोई डिसीज या डिसऑर्डर हो जाता है और वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उससे रिलेटेड इफेक्टर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन दिखाते हैं आपके ब्लड प्रेशर पे। तो अल्फा ब्लॉकर्स जो है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये स्पेशली जो है आपका इफेक्ट दिखाते हैं ब्लड प्रेशर पे। वो भी कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, मीन्स ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का इफेक्ट आपके अल्फा ब्लॉकर करते हैं। तो इसको हम एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करके भी यूज कर सकते हैं। किसे, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स को। दिस एक्शन इज ड्यू टू पेरिफेरल वासोडाइलेशन। तो अभी ये रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ड्यू टू पेरिफेरल वासोडाइलेशन। जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट होती है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है और प्रेशर फॉल होता है, और इसकी वजह से आप इसको एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करके यूज कर सकते हैं। डाइबेनामीन does not affect much the normal blood pressure but cause significant hypotension in presence with hypertension। तो जिन्हें हाइपरटेंशन होता है
वहीं पे डायबेनामिन काम करता है। नॉर्मल पर्सन को देंगे तो ये कोई इफेक्ट दिखाता नहीं है। तो डायबेनामिन डज नॉट अफेक्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बट जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए हाइपोटेंसिव इफेक्ट डायबेनामिन डेफिनेटली दिखाता है। अल्फा ब्लॉकर इवोक डाल्स वासोमोटर रिवर्सल। तो ये डाल्स वासोमोटर रिवर्सल हम इससे पहले देख लिया है। तो अल्फा ब्लॉकर जो है ये डाल्स वासोमोटर रिवर्सल को जो है इवोक करने का काम करते हैं। मीन्स जो डाल्स वासोमोटर रिवर्सल है उसे वापस और इवोक करने का काम करते हैं। अभी इवोक का मीनिंग मीन्स सॉरी मैं भूल गया हूँ, बट अल्टीमेटली ये हाइपोटेंशन इफेक्ट दिखाते हैं डायबेनामिन। इसके बाद आते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। तो फिनॉक्सीबेंजामिन irreversibly block the receptor and hence its effect is long lasting। तो सिंपल रीजन है कि भाई ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को सीधा इरिवर्सिबली जाके बाइंड हो जाता है फिनॉक्सीबेंजामिन, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स इरिवर्सिबल है, ये परमानेंट ब्लॉक कर देता है अल्फा रिसेप्टर को, तो आपको इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग ही मिलना है। उसके बाद पेंटोलामिन इस कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, मीन्स ये कॉम्पिटिशन करता है। मीन्स अगर नॉन एड्रेनालिन प्रेजेंट है और हम पेंटोलामिन को देते हैं तो उसके साथ कंपटीशन करता है और कंपटीशन में पेंटोलामिन ही जीतता है, बिकॉज वो ड्रग है ड्रग है। और ड्रग इसीलिए है क्योंकि वो मोर एक्टिव है देन योर नॉन एड्रेनालिन और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, thus produces an immediate dose dependent inhibition of short duration। तो डोज डिपेंडेंट जो होता है आपका डोज डिपेंडेंट हाइपरटेंशन जो होता है उसमें ये काम करता है, जिसके वजह से आपको हाइपोटेंसिव इफेक्ट मिलता है। उसके बाद है पेंटोलामिन हैज एन सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड हिस्टामिन लाइक एक्शन। तो पेंटोलामिन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट तो है ही, बट ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है और हिस्टामिन लाइक इफेक्ट भी दिखाता है। बट ध्यान में रखिए कि भाई पेंटोलामिन को हम पढ़ रहे किस में है, सिंपैथोलाइटिक कैटेगरी में। तो ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट क्यों दिखाता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट क्यों दिखाता है, हिस्टामिन लाइक एक्शन क्यों दिखाता है, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाके बाइंड होता है। और बाइंड होने के बाद जो हमारे अंदर का जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसके वजह से ये कुछ इफेक्ट कुछ समय के लिए दिखते हैं, लाइक सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड हिस्टामिन लाइक एक्शंस। तो पेंटोलामिन को भूलिएगा मत कि भाई ये सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट भी दिखाता है एज वेल एज सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी इफेक्ट दिखाता है और इसके अलावा हिस्टामिन लाइक एक्शन भी दिखाता है। उसके बाद फिनॉक्सीबेंजामिन प्रोड्यूसेस सिडेशन प्रोबेबली ड्यू टू इट्स एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट। तो इसका फिनॉक्सीबेंजामिन जो ड्रग है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये सिडेशन प्रोड्यूस करता है प्रोबेबली ड्यू टू इट्स एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट। तो एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट की वजह से ये फिनॉक्सीबेंजामिन जो है ये आपको सिडेटिव इफेक्ट दिखाता है। इन लार्ज डोसेज इट कॉजेज नोशिया, वोमिटिंग, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड इवन कन्वर्जन। तो फिनॉक्सीबेंजामिन जो है ये स्मॉल डोज में आपको सिडेशन प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू इट्स एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट,
बट अगर लार्ज डोज में आप फिनॉक्सीबेंजामीन को देते हैं तो ये नौशिया, वोमिटिंग, इसके अलावा एक्साइटेशन बढ़ाएगा और आखिरी में कन्वल्जन भी प्रोड्यूस कर सकता है। कन्वल्जन, और इसे हम सीजर भी बोल सकते हैं, मीन्स जिसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कन्वल्जन को हम इपिलेप्सी नहीं बोल सकते। कन्वल्जन इट्स अ डिफरेंट, बट convulsion is a part of epilepsy. Okay, the natural alkaloids such as ergotamine, ergocin, ergocorin, ergocristin and ergocryptin. तो ergocorin, ergocristin एंड ergocryptin जो है इसे हम एर्गोटॉक्सिन बोलते हैं। जो लास्ट थ्री आर कलेक्टिवली नोन एज एर्गोटॉक्सिन, तो उसे मैंने रेड मार्क कर रखा है। 9 पॉइंट देखिए, इर्गोकोरिन, इर्गोक्रिस्टिन और इर्गोक्रिप्टिन, ये इर्गोटॉक्सिन इन्हें हम बोलते हैं। एंड देयर डाइहाइड्रेटेड डेरिवेटिव कैन ब्लॉक द अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये तीन इर्गोटॉक्सिन और इसके डाइहाइड्रेटेड डेरिवेटिव जो है, मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हम ऐड करके इसका डाइहाइड्रेटेड डेरिवेटिव बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये पांचों लोग जो है, सॉरी 6 ड्रग, सॉरी लोग नहीं, ड्रग, एर्गोकोरिन का डाइहाइड्रेटेड फॉर्म, इर्गोक्रिस्टिन का डाइहाइड्रेटेड फॉर्म और इर्गोक्रिप्टिन का डाइहाइड्रेटेड फॉर्म, ये 3, और इसके अलावा प्योर इर्गोकोरिन, इर्गोक्रिस्टिन एंड इर्गोक्रिप्टिन, ये 6 जो है, 6 के 6 भी अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर करके काम करते हैं। द ब्लॉकेड इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन देन कॉज बाय हैलो अल्काइल अमीन। तो हैलो अल्काइल अमीन जो है इससे शॉर्टर ड्यूरेशन इर्गोटॉक्सिन का रहता है। ठीक है, इर्गोटॉक्सिन और डाइहाइड्रेटेड डेरिवेटिव का शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रहता है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है देन योर हैलो अल्काइल अमीन्स। उसके बाद द एर्गोट अल्कोलॉइड्स ऑल्सो हैव डायरेक्ट स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स को ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करने का काम करते हैं जितने भी एर्गोट अल्कोलॉइड्स है। दे कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल्स। यूटेराइन स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स जो है, ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है ये एर्गोट अल्कोलॉइड करते हैं, बिकॉज दे डायरेक्टली स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेराइन as well uterine smooth muscles as well as blood vessels muscles. ठीक है, thus ergot alkaloid usually raise blood pressure and may constrict coronary blood vessels. तो वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब भी हम एर्गोट अल्कोलॉइड एज ए ट्रीटमेंट कोई पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा करोनरी ब्लड वेसल्स का भी कंस्ट्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं जब भी हम एर्गोट अल्कोलॉइड को यूज करते हैं एज अ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो फर्स्ट वन है पेंटोलामिन। Pentolamine is used in the treatment of फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा इज ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है। दिस इज increased secretion of adrenaline and noradrenaline into general circulation। ठीक है, इसमें थोड़ा इंग्लिश का मिस्टेक हो गया है मेरे प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, सॉरी,
फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है और पेंटोलामिन ये यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। मीन्स एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर का ट्रीटमेंट के लिए पेंटोलामिन को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का सर्कुलेशन सिक्रीशन बढ़ जाता है इन योर ब्लड सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। दिस रिजल्ट इनटू सस्टेन्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एज वेल एज कार्डियक स्टिमुलेशन। तो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का जनरल सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, एज वेल एज कार्डियक स्टिमुलेशन भी फ्रीक्वेंटली होने लगता है। अल्फा ब्लॉकर्स कैन कंट्रोल द हाइपरटेंशन बट बीटा ब्लॉकर्स आर नेसेसरी टू कंट्रोल कार्डियक स्टिमुलेशन। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के लिए पेंटोलामिन को यूज करते हैं, जो कि ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, जिसमें इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन होता है इनटू जनरल सर्कुलेशन। मैं ब्लड सर्कुलेशन बोल गया, उसके लिए भी सॉरी। ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं, ये न्यूरॉन्स में सर्कुलेट होता है, ठीक है। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आपके न्यूरॉन्स में जाता है और न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज होता है। इसके अलावा कार्डियक स्टिमुलेशन मीन्स कार्डियक का आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। तो अल्फा ब्लॉकर्स को हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल हाइपरटेंशन ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन और आपका जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को। बट इसके साथ हमें बीटा ब्लॉकर्स की भी जरूरत पड़ती है टू कंट्रोल कार्डियक स्टिमुलेशन। जो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, कार्डियक आउटपुट मीन्स आपका हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है जब हमें और पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, तो ये कार्डियक स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अल्फा ब्लॉकर्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स भी देने पड़ते हैं। उसके बाद सेकंड यूज है टोलाजोलिन। टोलाजोलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। तो पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में टोलाजोलिन को यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट, स्पेशली रेनॉट डिसीज और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इसके बाद एर्गोटामिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो एर्गोटामिन को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो ये हो गए यूज ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसके बाद हम आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। दिस ड्रग्स आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू आइसोप्रिनालिन। तो आइसोप्रिनालिन से ये मेल खाते हैं और सिमिलरली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वैसे ही दिखते हैं। दे ब्लॉक एक्शन ऑफ कैटाकोलामिन ऑकरिंग थ्रू कॉम्बिनेशन विथ बीटा रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग है ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अल्टीमेटली कैटाकोलामिन्स के एक्शन को ब्लॉक करने का काम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हम देखते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स, उसमें आता है सोटेलॉल और टिमोलॉल। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी एंड इंट्रेंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, उसमें आता है डाइक्लोरो आइसोप्रिनालिन और जिसे हम डाइक्लोरो आइसोक्रिप्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोरो आइसोप्रिनालिन को हम डाइक्लोरो आइसोक्रिप्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड टाइप होता है ये क्या करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी दिखाता है। इसके अलावा सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखाता है, खुद की इंट्रेंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखाता है। तो इसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे। उसके बाद थर्ड है
बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। तो इसमें जो है सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, प्रोप्रानोलॉल। उसके बाद फोर्थ है बीटा ब्लॉकर्स विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, मीन्स इसमें दोनों एक्टिविटी है, ये बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखिए लेबिटेलॉल। लेबिटेलॉल जो है ये दोनों पे एक्ट करता है, बीटा रिसेप्टर पे भी और अल्फा रिसेप्टर पे भी एज अ एंटागोनिस्ट। तो इसका फिर से मैं एग्जाम्पल का नाम ले रहा हूं लेबिटेलॉल। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स देखते हैं। तो बीटा ब्लॉकेट इफेक्ट क्या है ये हम देखते हैं, मीन्स बीटा रिसेप्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस ड्रग डज नॉट अफेक्ट नॉर्मल हार्ट, हार्ट का स्पेलिंग गलत है, HEART हार्ट होना चाहिए, मैंने HART लिखा है, बट ये जो ड्रग है ये नॉर्मल हार्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं। इन केस ऑफ इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन द बीटा ब्लॉकेट इन हार्ट prevents increase in heart rate, cardiac output and myocardial contractility। तो नॉर्मल हार्ट में ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, बट आपका अगर सिंपैथेटिक टोन बढ़ गया है तो ये सिंपैथेटिक टोन को कम करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए जब ये ड्रग देते हैं हम एज अ बीटा ब्लॉकर, तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इंक्रीज इन हार्ट रेट, उसके अलावा कार्डियक आउटपुट और जो मायोकार्डियम लेयर होता है वेंट्रिकल्स में उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये रिड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली जो हार्ट है, हार्ट का टोन को नॉर्मलाइज करने का काम करता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन और डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ योर हार्ट। इसके बाद दिस ड्रग रिड्यूसेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस इन पेशेंट विथ एंजाइना। तो ये जो ड्रग है ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो होती है, जो हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में जो मायोकार्डियम लेयर है उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जिन पेशेंट को एंजाइना है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, उसमें एक्सरसाइज का टॉलरेंस मीन्स वो ज़्यादा समय के लिए चल सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए कुछ काम कर सकते हैं या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यू टू दिस बीटा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकेट इफेक्ट। बीटा ब्लॉकर्स also reduces blood pressure by their action on heart and reduction in cardiac output। तो बीटा ब्लॉकर्स जो है स्पेशली हार्ट पे काम करते हैं। तो हार्ट पे कैसा काम करते हैं कि भाई ये हार्ट को काम डाउन और उसका टोन को जो है नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है, इसके अलावा कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस होता है। इसके बाद बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेट इन ब्रोंकाई में प्रोड्यूस इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस विच कुड बी डेंजरस इन पेशेंट विथ अस्थमा। तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर जो है जो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर अगर हम ड्रग लेते हैं तो ये ब्रोंकाई पे वासो कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाते हैं, जिसके वजह से एयर पैसेज में रेजिस्टेंस आता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये जो कंडीशन है ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए डेंजरस होती है। तो जिसे हिस्ट्री है अस्थमा की, उन्हें बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर ये संभाल के देने चाहिए, बिकॉज ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर ड्रग है। और बीटा रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई में, अगर उस पे ये जाके बैठ गए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से अस्थमैटिक पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है।
अब सेकंड जो है, अभी तो बीटा ब्लॉकिंग एक्शन देखा, अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन देखते हैं। तो प्रोप्रेनोलॉल जो है हैव अ डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट ऑन हार्ट. This effect occurs only at higher doses. Because of this effect, myocardial contractility is depressed. तो प्रोप्रेनोलॉल जो है इसका डायरेक्ट डिप्रेशन डिफेक्ट हार्ट पे दिखता है। ये इफेक्ट क्यों दिखता है? ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन। अब ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन एपिलेप्सी। अगर आपने वो पार्ट देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखिए। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में स्टेबिलिटी आती है, वो इनएक्टिवेट और रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, जिसके वजह से फर्दर न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होते हैं और वही के वही वो इम्पल्स स्टॉप हो जाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। तो प्रोप्रेनोलॉल भी वही प्रिंसिपल पे चलता है। तो इसका जो डिप्रेशन डिफेक्ट है मीन्स हार्ट रेट को डिप्रेस करने का और हार्ट का टोन को डिप्रेस करने का जो इफेक्ट है ये हायर डोज में ही दिखता है और ये डायरेक्टली डिफ्रेसेंट इफेक्ट दिखाता है आपके हार्ट पे बाय मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन। बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज ऑल्सो डिप्रेस। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, जो मायोकार्डियम जो है उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिप्रेस होती है। इसके बाद थर्ड है इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो कुछ ऐसे भी ड्रग है कि जो बीटा ब्लॉकर भी है बट उसकी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी है। उसका एग्जाम्पल है डाइक्लोरो आइसोप्रिनालिन और डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल, जो कि मैंने बोला है दोनों सेम ड्रग है। नाम आप डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल करके भी ले सकते हैं या फिर डाइक्लोरो आइसोप्रिनालिन करके भी आप उसे बोल सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म DCI हमने दिया हुआ है। सम ऑफ बीटा ब्लॉकर्स possess बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन। thus दो डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल block effect of adrenaline on heart, bronchi and blood vessel in absence of catecholamine. It increases heart rate, lowers blood pressure and causes increase in blood sugar. तो डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल जो है ये एड्रेनालिन के इफेक्ट को जो है हार्ट पे, ब्रोंकाई पे और ब्लड वेसल्स पे ब्लॉक करने का काम करता है। जब भी वहां पे कैटेकोलामिन नहीं रहता है बट हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम, ब्लड प्रेशर लो करने का काम और ब्लड शुगर बढ़ाने का काम जो है ये करता है। तो ये दोनों इफेक्ट दिखाता है, सिंपैथोमाइमेटिक भी इफेक्ट दिखाता है एज वेल एज बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट भी दिखाता है। तो बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट कब दिखाता है? जब वहां पे एड्रेनालिन होता है, बट एड्रेनालिन अगर नहीं रहता है तो ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट, लोअर इन ब्लड प्रेशर और इंक्रीज इन ब्लड शुगर। ये सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट भी ये दिखाता है इन द अब्सेंस ऑफ कैटेकोलामिन और एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। अगर एड्रेनालिन प्रेजेंट है तो जो सिंपैथेटिक टोन बढ़ा हुआ है उसे कम करने का काम भी ये डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल करता है। तो ये दोनों इफेक्ट दिखाता है एज वेल एज सिंपैथोलाइटिक और बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट और सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखाता है जब वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर अब्सेंट रहते हैं तभी। अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट दिखाएगा, बट अगर वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन
प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट दिखाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सा ड्रग काम करता है, तो उसमें आता है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर ड्यू टू हाई लिपिड सोल्युबिलिटी। तो ये प्रोप्रेनोलॉल ध्यान में रखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट दिखाता है ड्यू टू इट्स हाई लिपिड सोल्युबिलिटी। तो हाई लिपिड सोल्युबिलिटी होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट अल्टर्स द मूड ऑफ पर्सन। सो रिसेंटली इट हैज बीन ट्राइड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो प्रोप्रेनोलॉल जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो अल्टीमेटली ब्रेन में जाके ये ब्रेन के न्यूरॉन्स पे भी इफेक्ट दिखाता है, जिसके वजह से ये पर्सन का मूड अल्टर करता है। मीन्स वो एक्साइटेड स्टेज में है तो उसे सीडेटिव इफेक्ट और काल्मिंग इफेक्ट दिखाने का काम जो है प्रोप्रेनोलॉल करता है। इसलिए ये रिसेंटली कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी एज अ ट्रायल करके यूज करते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। प्रोप्रेनोलॉल में कॉज सडन हाइपोटेंशन एंड कार्डियक असिस्टोल। तो प्रोप्रेनोलॉल क्या है, प्रोप्रेनोलॉल में कॉज सडन हाइपोटेंशन मीन्स अचानक से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करके कार्डियक असिस्टोल मीन्स कार्डियक स्टॉप करने का जो हार्ट है हार्ट स्टॉप होने का चांसेस होता है ड्यू टू सडन हाइपोटेंशन। तो प्रोप्रेनोलॉल का ये एक एडवर्स इफेक्ट है। उसके अलावा द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ये डिपेंड करती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अगर सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज स्टेट में है तो आपको ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का इफेक्ट जो है वो मिलेगा। अगर सिंपैथेटिक टोन नॉर्मल है तो ये ड्रग भी कुछ काम के नहीं है। बीटा ब्लॉकर प्रिवेंट्स दिस एक्टिविटी कॉजिंग कार्डियक फेल्यूर। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। बट अगर ज़्यादा ब्लॉक हो गया और सिंपैथेटिक टोन आपका नॉर्मल होने के बाद भी ब्लॉक होता है तो इससे कार्डियक फेल्योर होने का भी चांस हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म ये प्रोड्यूस करता है, तो ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए थोड़ा डेंजरस है। तो कभी भी अस्थमैटिक पेशेंट का हिस्ट्री अगर हमें पता है तो भूल के भी हम बीटा ब्लॉकर्स उन्हें नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मीन्स डिक्रीज इन जीआईटी मोटेलिटी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का स्लोनेस होता है कॉन्स्टिपेशन केस में। उसके अलावा नौशिया वोमिटिंग ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। थेरापेटिक यूजेस में अंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बीटा ब्लॉकर। जैसा कि हमने बोला था कि भाई मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करने का काम करता है एक ड्रग, तो जिसके वजह से जो पेशेंट को अंजाइना है वो अंजाइना पेक्टोरिस वाला पेशेंट ज़्यादा देर काम कर सकता है विदाउट मच एफर्ट ऑन इट्स हार्ट। तो मीन्स उसके हार्ट पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। तो थेरापेटिकली अंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक अरेथमिया जो पेशेंट को हुआ है उसे भी हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। मीन्स उसमें सिंपैथेटिक टोन जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो पेशेंट में है उन्हें भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा फिनोक्रोमोसाइटोमा जो है ये जो ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का,
इसमें भी हम ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो ये है इसके थेरापेटिक यूजेस। तो यहाँ पे हमारा सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स का चैप्टर फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।